अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। आज की अहम तरीन खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री केस में नाअहली है, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच के फैसले के नतीजे में सामने आई है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के सवाल पर रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने वाजे किया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है। अदालती फैसला सामने आने के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई कर दिया है। ये फैसला तारिक जहांगीरी की तरफ से गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाने के अगले रोज़ ही आया है। इसके साथ साथ सियासी फ्रंट पर PTI क़यादत और इमरान खान की बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात का मामला बदस्तूर एक इशू बना हुआ है, जबकि अडयाला जेल के बाहर वाटर कैनन के इस्तेमाल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। दूसरी अपोजिशन के कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए सियासी राबते भी जारी हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक अहम तरीन हुकूमती शख्सियत मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अता तारड़ साहब। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। मिनिस्टर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा कि ये अभी तो हम PIE के जो वो पायलट्स थे उनकी जाली डिग्रियां भुगत रहे थे, तो आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक जज की डिग्री जाली निकल आई है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये प्योरली कानूनी मैटर है और जो मियां दाऊद जिन्होंने ये पिटीशन की भी, उन्होंने तमाम तर शवाहिद और सबूत इसमें पेश किए हैं और ये एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है जो हर महकमे में होता है। और मैं समझता हूँ कि एक कानून के मेरिट्स के ऊपर हर चीज़ को जांचते परखते हुए ये एक फैसला आया है और एक दुरुस्त फैसला है। और डिग्री वेरिफिकेशन जो है वो तो हाईएस्ट लेवल पे होती है और इस तरह अगर आप टेक्निकलिटीज पे खेल के या कोई गलत बयानी करके आगे बढ़े तो ऑब्वियसली किसी ना किसी दिन तो ये मामला सामने आ जाता है। तारिक साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि बहुत आला सतही लेवल के ऊपर हो जानी चाहिए, तो सवाल तो यह है कि ये एक शख्स वकील बनता है, फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ अदालतों की वकालत देखते हुए, आप खुद वकील हैं, तो वो देखते हुए फिर वो एक जज तक के लेवल पे पहुंचता है, फिर जुडिशल कमीशन है, तो किसी भी लेवल के ऊपर क्या स्क्रूटनी वेरिफिकेशन का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया कि यहाँ पर आके बात ख़त्म हुई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप जब सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन हर लेवल पे करें तो ये भी खुशकिस्मती है कि या किसी ना किसी लेवल पे ये मामला सामने आ गया और इस पे तहकीकात हुई और एक लंबा केस चला, बहुत अरसा चला और उसके बाद हकायक सामने आए। तो ये सिस्टम में ही जो है वो सामने आई है सारी चीज़। बट ऑब्वियसली लोग मैनिपुलेट करते हैं, वो बार काउंसिल्स के लेवल पे, बार बॉडीज के लेवल पे पहले भी तो केस ऐसे आए थे और उसमें बड़ा एक सामने होशरुबा इंकशाफात सामने आए थे। तो ये ऑब्वियसली ये होता है, बट खुशी है कि ये बहुत जल्द जो है वो सामने आ गया और इसका सदेबाब अब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, सदेबाब तो हो जाएगा, लेकिन तारड़ साहब अब जो एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो यकीनी तौर पर अब आपके सामने भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि उसको बनाने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। तो अब आपको लगता है कि दीगर जो जजेज़ हैं उनकी डिग्रियां भी चेक होंगी, हुकूमत इसके लिए कोई प्रॉपर जो है एक सिस्टम बनाने जा रही है? देखिए, डिग्री वेरिफिकेशन के हवाले से जो बार काउंसिल्स हैं उनका सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एक बाकायदा एजुकेशन कमेटी है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जिसका ये मामला पता हो वो पता लग जाता है, क्योंकि देखिए आप लॉ कॉलेज में आपने जो सेशन अटेंड किए हों, जो सेमेस्टर अटेंड किए हों, डिग्री अवॉर्डिंग अथॉरिटी की तरफ से वेरिफिकेशन हुई हो, तो ये डिपेंड करेगा हर इंडिविजुअल के ऊपर। जिसका हल्का सा भी शक हो तो वो मामला सामने आ जाता है। जिस तरह इनका आया, सिस्टम में ये गुंजाइश मौजूद है कि जहां पे किसी की ऐसी चीज सामने आए वो सिस्टम में हाईलाइट होती है और उसके मुताबिक उस पर तहकीकात होती हैं या केस बनता है और केस आगे चलता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक कोई सिस्टमैटिक चेंज आएगा। एक इंडिविजुअल केस था, अगर बाकी किसी का शक हुआ तो ऑब्वियसली पिटिशनर्स मौजूद होते हैं, कंप्लेनेंट्स मौजूद होते हैं जो इन इश्यूज को रेज करते रहते हैं। एक बहुत बड़े बार लीडर के साथ भी ये पहले हुआ और उनकी डिग्री सस्पेंडेड रही, तो ये और लाइसेंस सस्पेंडेड रहा, तो ये जिनका होता है उनका बिल्कुल सामने आ जाता है। अच्छा तारिक साहब, इस जो फैसला है इसकी टाइमिंग बड़ी जो है वो दिलचस्प है, इस लिहाज से कि गुज़श्ता रोज़ ही जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की शिकायत जो है वो दर्ज कराई और 24 घंटे के अंदर जो है उसके बाद ये फ़ैसला आ गया और
ये बड़ा कुछ दिलचस्प सा मामला लग रहा है, आपको लग रहा है इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं? मुझे तो लगता है कि उन्होंने ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था जी प्रोसीडिंग्स को डिले करने का और प्रोसीडिंग्स को जेपरडाइज करने का। ये कई प्रोफेशनल दरखास्त गुजार होते हैं जो जब मामला बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए और उनको लगे हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है, तो वो जज के खिलाफ ही कोई ना कोई ऐसी दरखास्त दे देते हैं या नो कॉन्फिडेंस कर देते हैं। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक दानिस्ता तौर पे किया गया, सोचते समझते हुए किया गया, और इस पे पॉलिटिक्स खेली गई और एक जैसे सरफराज डोगर के खिलाफ बगैर किसी जवाब के जी सवालात उठाए गए और उससे अपने केस में जो है वो बेनिफिट लेने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये नाकामी हुई, ये खेल खेल के ये नहीं करना चाहिए। तारड़ साहब, इसको तसलसल भी करार दिया जा रहा है कि एक जो है वो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, फिर उसके बाद ये सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि अब जुडिशरी के ऊपर भी नज़र आएगी, तो क्या ये उसका तसलसल तो नहीं है? देखिए, इस मुल्क में अब अल्लाह के फजल से अल्लाह से डरना चाहिए, रहम मांगना चाहिए। निज़ाम ऐसा आ गया है कि कोई जिस भी तबके से ताल्लुक रखता हो, जी कोई रॉन्ग डूइंग हुई है तो वो सामने आएगी, उस पर तहकीकात होंगी। और जनरल फैज हमीद का मामला हो, ये जैसे जहांगीरी वाला मामला हो, इससे साबित ये हुआ कि जो इस मुल्क की इलीट है वो एहतसाब से मुबर्रा नहीं है, और पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा उन पे केसेस जो है वो चलते थे और वो जवाबदेही भी उनकी होती थी। ठीक बट है। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि इस मुल्क की इलीट भी अब वो ख्वाह किस भी तबके से ताल्लुक रखती हो, उसका एहतसाब भी हो रहा है और जवाब तलबी भी हो रही है, और अवाम के सामने जो है वो हकाइक भी आ रहे हैं। तो ये हौसला अफजा ट्रेंड है कि सिर्फ इस मुल्क का गरीब आदमी या मिडिल क्लास या पॉलिटिकल क्लास सिर्फ स्क्रूटनी में नहीं है, स्क्रूटनी के तहत जिन लोगों ने रॉन्ग डूइंग की उनका जिस भी तबके से ताल्लुक था वो सामने आया। तारड़ साहब, नाअहली हो गई तारिक जहांगीरी साहब की, उनको जो है वो कलअदब भी करार दे दी गई, उनकी तकर्री सारे मामलात हो गए हैं। तो अब डी नोटिफाई होने के बाद जहांगीरी साहब के दिए गए जो अदालती फ़ैसले थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनके पास आगे कोई ऑप्शंस हैं? अपील करेंगे, क्या करेंगे? और आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, हुकूमती तर्जुमान भी हैं, तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा इसके ऊपर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फैसले हैं इस पे तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जी कि वो फैसले हाई कोर्ट की स्वाबदीद है कि वो देखे कि वो लीगली टेनेबल हैं नहीं हैं। बट मेरा ये ख्याल है कि इतने वसी पैमाने पे केसेस को अंडू करना, असर नौ उनको फिक्स करना, जुडिशल सिस्टम में शायद ये एक बहुत बड़ी अनोमली पैदा हो जाए। तो इस पे हाई कोर्ट डिसीजन लेगा, मगर मुनासिब होगा कि अगर उन फैसलों की इंडोर्समेंट कर दी जाए, जी क्योंकि ये बड़ा एक पेचीदा मामला होगा कि तमाम साइलिन को कहा जाए कि वो दोबारा दरखास्तें दायर करें और एक बड़े कम्बरसम जुडिशल प्रोसेस से वो गुजरें और दोबारा री हियरिंग हो और री हियरिंग करके मामला आगे बढ़े। तो इससे वर्कलोड भी बड़ा बढ़ेगा और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी अनोमली है जिससे जो आम साइल हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तारड़ साहब, थोड़े से कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करते हैं। कल ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अडयाला जेल के बाहर पीटीआई क़यादत और इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल पर अपने रद्द अमल में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो हुकूमत इस तरह के इक़दाम को कैसे जस्टिफाई करेगी जिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसा इदारा भी बोल रहा है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अपनी मर्जी है, जिस मामले पे वो बोलें, जिस पे वो ना बोलें। जी मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अगर हर कैदी की फैमिली ये शुरू कर दे, फॉर एग्जाम्पल अगर 400 कैदी हैं और वो तय कर लें कि हर कैदी की फैमिली 25-30 बंदे लेके आएगी, 50 बंदे लेके आएगी और जेल के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करेगी और चीज़ों को वहाँ पे कॉम्प्लिकेट करेगी, तो मुझे बताइए कि किस कानून में इजाज़त है कि आप सड़क ब्लॉक कर दें, पुलिस वालों से मुठभेड़ करें और वहाँ पे एक पेचीदा सूरत हाल पैदा करें, कानून को अपने हाथ में लें। देखिए, ये किसी महज़ब मुआशरे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती, और स्पेशली उस पार्टी के लिए जिसने 9 मई के हमले किए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 9 मई के हमलों पे आज तक कोई आपने देखा स्टेटमेंट दी है? या कैप्टन कर्नल शेर खान जिसके मुजस्मे की बेहुरमती की गई, उनकी फैमिली से सारे हमदर्दी किया हो? या जिना हाउस जल गया, कहा हो कि जी कोर कमांडर हाउस जो कायद आजम का घर था उसको आग लगा दी गई है, उस पर हमें बड़ा इज़हार अफसोस है। कभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो कंटेंशियस पॉलिटिकल इश्यूज पे करेंगे और दे हैव नो रिगार्ड फॉर द लॉ ऑफ द कंट्री। इस मुल्क में कानून है, क्या उस कानून को इग्नोर कर दिया जाए?
और उस कानून को कहा जाए कि ये आप कानून को अपने हाथ में लें, आग लगाएं, ठीक है। जेल ब्रेक करें, वहां पे पुलिस वालों को धक्के दें, बैरियर्स तोड़ें, तो किसी भी महज़ माशरे में इजाजत नहीं हो। लेकिन अता तारड़ साहब, अब इतनी सर्दी में ठंडा ठार पानी और उसके अंदर केमिकल की जो है वो भी खबरें फैलाई जा रही हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर इस वाटर कैनन की वजह से एक जो पीटीआई के रहनुमा है उनकी टांग भी टूट गई। तो इस तरह के मामलात के ऊपर भी तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है हुकूमत को, कि देखिए, नहीं है? केमिकल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी और केमिकल किसी पे गिरा हो तो वो झुलसा देने वाली चीज है, जी। टोटल झूठ है। ये कतन हर झूठी खबर जो है ना वो आपको पीटीआई के अंदर मिलेगी, और मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो ऐसी खबरें फैलाते हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान में उनका थोड़ा मार्केट डाउन हो गई है, तो वो अब इंडियन मीडिया पे जाके ये खबरें फैला रहे हैं। शाहिद खट्टर के साथ इज़हार हमदर्दी है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और मेरी दुआ है कि उनकी टांग जल्दी ठीक हो। मगर वो तभी वाटर कैनन चला ही नहीं था कि उन्होंने दौड़ लगा दी वाटर कैनन को देख के, और वो गलबन गटर में गिरे और उनकी टांग टूट गई। तो उनकी सेहत के लिए अब दुआ हो। तारड़ साहब, ये भी बताएं कि अलीमा ख़ान और जो बहनें हैं डॉक्टर उज़्मा ख़ान, नौरीन ख़ान, सलमान अकरम राजा और दीगर जो 400 के करीब लोगों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, तो उन्होंने कौन सी वहाँ पर दहशतगर्दी की है, वो ये सवाल उठाते फिर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी है कि अब क्या पीटीआई तो कह रही है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं ये पर्चे। देखिए, जब एक दफ़ा मना किया, दो दफ़ा मना किया, और उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात इस शर्त पे कराई कि जेल मैनुअल, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और वो कानून के मुताबिक अपनी मुलाकात करेंगी। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों से इनहराफ किया और फिर आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, जब रोज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली इसका रद्द-ए-अमल तो आएगा। और ये जो 780A का पर्चा होता है, जी ये बाकायदा कंडीशंस पूरी करने पे लगाया जाता है। जब आप बैरिकेड्स तोड़ें, जो अमन आमा को नुकसान पहुंचाएं, नक्शे अमन में आपका किरदार हो, तो ये उसके बाद पर्चा दिया जाता है। तो इसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है, और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है कि वहां पे किस तरीके से बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था हुए। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई ढकी छुपी चीज नहीं। अच्छा तारड़ साहब, इमरान खान से जेल मुलाकात पर हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या है? क्योंकि बैरिस्टर अकील हमें बता गए हैं इसी प्रोग्राम के अंदर कि गैर सियासी मुलाकात करने का अगर हल्फनामा जमा करवा दें बहनें या वकला, तो वो मुलाकात कराई जा सकती है। तो आपका भी यही मौक़िफ़ है? जेल मैनुअल ये कहता है, और क्या हुकूमत इसको होने देगी? देखिए, इन्हें इनकी गारंटी तो कोई मानी नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी कोई ज़बान है नहीं, जी और कोई बात करते हैं मुकर जाते हैं। इनको अपने कॉन्डक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपने अल्फाज से ये साबित करना होगा कि ये जेल मैनुअल की पासदारी करने, जेल रूल्स के तहत चलने की ये सलाहियत रखते हैं। तो फिर ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए मुलाकात इसलिए बंद हुई कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, जिसने खिलाफ वर्जी की वो काटा लगता गया। जी। अब इनके लोग बचे ही कोई नहीं जिन्होंने खिलाफ वर्जी ना की हो। तो ये तो इनको अपने तर्ज अमल से, अपने कॉन्डक्ट से साबित करना होगा कि ये कानून की पासदारी करें, और उसके बाद फिर देखा जा सकता है इस मामले में। तारड़ साहब, आप कह रहे हैं कि सब पे क्रॉस लगता जा रहा है, सब ने जो है वो अपने अपने जो दावे किए उनसे इनहराफ किया, लिख कर भी दिया तो इनहराफ किया, ये भी हमारे सामने आई बात। लेकिन ये बताइएगा कि जो अचकज़ई साहब हैं वो कहते हैं कि उनकी अगर जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए तो वो कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त करवा सकते हैं, उनसे कोई ना कोई कमिटमेंट लेकर आएंगे। बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि अगर उनको मिलने दिया जाए तो वो कोई अच्छी खबर ले आएंगे अडयाला से। तो अब हुकूमत क्या कोई ऐसी मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकती जिससे सूरत हाल बेहतर हो जाए और ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है इसमें से कुछ अच्छी चीज़ निकल के आ सके? नहीं, ये मुलाकात इतना बड़ा कौमी इशू है नहीं जितना इसको हमने रेलेवेंस दे दी है। जी और अचक साहब ना 3 में ना 13 में धमाका इस्लामाबाद में होता है, कचहरी के बाहर लोग शहीद होते हैं, इनको दर्द काबुल का उठता है। पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो जिसमें अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई हो, ये हमेशा हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ और काबुल के साथ करेंगे। इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार, कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं क्या कहूं इनको, और देखिए ये इनकी किस कैपेसिटी में मुलाकात कराई जाए, इनकी मुलाकात का क्या जवाब है। महमूद खान अचकज़ई के पास क्या राइट है कि वो जाके एक ऐसे कैदी के साथ मुलाकात करें जो 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन स्कैंडल में अंदर है। तो महमूद खान अचकज़ई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ना उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है, ना उनका राइट है, ना रूल्स में इजाजत। वो महमूद अचकज़ई खान साहब तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो सियासी कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनना चाह रहा था, मुझे पता नहीं क्यों सियासी कमेटी में डाल दिया है, मुझे निकालें। तो ये भी कल बात सामने आई है तारड़ साहब कि उनको सियासी कमेटी का सरबराह बनाया गया लेकिन वो मान नहीं रहे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ
इतनी कंफ्यूजन है इनके दरमियान, जी इनकी सफों में लोग आपस में लड़े हुए हैं, ग्रुपिंग्स हुई हुई हैं, आपस में दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात लगवाते हैं, कोई एक पॉलिसी है नहीं। और मुझे ये बताइए कि जब जेल के बाहर धरना दिया जाता है, मेजोरिटी इनके पार्टी लीडर मानी जाते हैं, दोबारा ही नहीं करते। उनको पता है कि वहां पे फौज के खिलाफ बात होगी, रियासत के खिलाफ बात होगी, मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने की बात होगी, तो हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। इनके बहुत सारे लोग इनका सियासी बोझ नहीं उठाना चाहते और वो अवॉइड कर रहे हैं, वरना इनकी बहनों के साथ इनके 150 के जितने भी एमएनए हैं वो सारे बैठे हो वहां पे। तारड़ साहब, कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब थे और वो ये कह रहे थे कि सीएम केपी आफरीदी साहब के कुछ मामला जो हैं वो वफाक के साथ अब सेट हो गए हैं, वहाँ से कोई बयानबाजी भी कम हुई है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मामला सेट हुए हैं, और ऐसी बात है भी नहीं, जी मगर उनका बिहेवियर जरूर चेंज हुआ है। उनका एनएफसी की मीटिंग में आना, संजीदगी दिखाना, सूबे के इश्यूज पे बात करना, सूबे के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग लेना, ऑफिशियल से मुलाकात करना, पुलिस की कारकर्दगी को देखना, तो मैं समझता हूँ कि उनको समझ आ गई है कि तस्वीर साफ करने से और नारे लगाने से और जूती का नाप देने से सूबे नहीं चला करते। तो ठीक वो है। अब सूबे के मामलों को सीरियसली ले रहे हैं और बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उनका ख्याल है कि लोगों ने कल को पूछना है कि भाई तुम्हें इसलिए तो नहीं हमने भेजा था कि तुम जाके ये पॉलिटिकल गिमिक्री करो। तो मेरा ख्याल है उनके रवैये में खासी तब्दीली नजर आती है। तो अब अगर उनके रवैये में तब्दीली आ रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक करवाने जा रही है पीटीआई महमूद खान अचकज़ई साहब की लीड के अंदर, तो क्या हुकूमत जो है उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी अगर वो दावत देते हैं, या हुकूमत जो है वो कोई खास कीन दिखाई नहीं दे रही? नहीं, देखिए, ये क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या उसका मकसद। जी इन्होंने जलसा किया, पेशावर में नाकाम रहा, इनकी इंतजामिया, इनकी पुलिस, इनकी हुकूमत, इनके रिसोर्सेज, लोग नहीं आए। कोहाट में जलसा किया, नाकाम रहा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लें या लोकल कॉन्फ्रेंस कर लें या प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस कर लें, इसका कोई आगे नहीं है वे फॉरवर्ड। और पीटीआई बंद गली में जा चुकी, आईएमएफ को लेटर ये लिख चुके मुल्क के खिलाफ, ये 9 मई के हमले कर चुके, ये गालम गलोच की इंतहा कर चुके, ये एक डेड एंड के ऊपर हैं, एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। इससे आगे और ये क्या करेंगे, मुझे बताएं। तार साहब, अभी आपने 9 मई का जिक्र किया है, तो जो 9 मई के केसेस अभी पेंडिंग हैं उनके फैसले कब तक आएंगे? क्या उनमें क्यों डिले इतना ज़्यादा है? क्योंकि जो फैसले बाकी हैं वो तो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेकिन 9 मई वाली अभी जो सज़ाएं हैं वो होने में ताख़ीर है। इस पर हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। और क्या ये जो फैज़ हमीद के साथ जो बाकी सहूलत कारी करने वाले थे, चाहे वो सियासतदान हो चाहे कोई भी हो, तो उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होगी अभी आने वाले दिनों में, हम देखेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, जी असेंबली से भी नाअहल हो चुके हैं, इंक्लूडिंग उमर अयूब। तो 9 मई के तो फैसले मेरिट के मुताबिक, ड्यू प्रोसेस, प्रोसिक्यूशन, ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद आते जा रहे हैं। हर केस की अपनी नौयत है, हर केस का अपना प्रोसेस है, तो वो तो फैसले आ रहे हैं। और देखिए, जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है जनरल फैज हमीद के बारे में, जिसके एंड पे ये दर्ज है कि पॉलिटिकल एजिटेशन, पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से मजीद तहकीकात हो रही हैं, तो इससे लगता ये है कि कुछ मामला आगे आएगा। और पुरानी प्रेस रिलीज अगर आप देखें दिसंबर 2024 की, उसमें 9 मई का वो दर्ज था मामला। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि फैज हमीद का बतौर पॉलिटिकल एडवाइजर टू इमरान खान रिटायरमेंट के बाद खासा रोल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, जी 9 मई के अंदर, एजिटेशन और प्रोटेस्ट के अंदर, स्टेट के खिलाफ साजिश के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सामने हैं और लेट्स सी आगे जाके क्या हो। जो जनरल फैज़ हमीद की हम बात कर रहे हैं, तो उनके हवाले से क्या अब ये बात भी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ जो है वो इमरान खान के खिलाफ के वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये बात भी सामने आ रही है? देखिए, ये मेरे नोटिस में तो नहीं है। कोई ऐसी बात खबरें तो होगी बहुत दिनों officially से चल रही हैं। वो अगर ऑफिशियली होगी तो सामने आ जाएगी। मेरे पास इसको कंफर्म करने के लिए कोई मालूमात फिलहाल नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की, अभी आप अफ़गानिस्तान की बात कर रहे थे, कोई एक रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें अफ़गान तालिबान रजीम के इस दावे को मुस्तरद कर दिया गया है कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। पाकिस्तान अब इस रिपोर्ट के आने के बाद अगला कदम क्या उठाने जा रहा है, क्योंकि ये तो तौसीक है उन सारी बातों की जो हम करते रहे? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान के हवाले से कोई अभाम नहीं है किसी को, और पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है। और इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी है, अब दुनिया के ममालिक भी इस बात को मानते हैं। हमारी तो ये एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है और हमारी तो एक नैरेटिव की सक्सेस है कि ये बात अब रोज़े रोशन की तरह अयां है। तो इसमें देखिए, हमने अपने दोस्त ममालिक को, बाकी ममालिक को पहले भी आगाह किया था इस चीज़ से, और मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पर हम ये बात करते रहे हैं। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है वो तायीद हासिल हुई है, जिस पर हमें खुशी है।
आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, इस मुद्दे पे भी आना चाहूँगी कि खान साहब के जो बच्चे हैं वो आने की बात हो रही है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनको कौन रोक रहा है आने से, वो क्यों नहीं आते? पहली तो बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस है कि एक लीडर जो अपने आप को मुहिब्बे वतन कहता है और कहता है कि मैं बड़ा नेशनल लीडर हूँ, उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी शरीयत ही नहीं है। जी। यानी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉप को इस काबिल नहीं समझते कि रखा जाए, और उन पर इतना इन्फ्लुएंस है गोल्डस्मिथ का कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी ही नहीं रखते। दूसरों के बच्चों को एजिटेशन पे उकसाना, आगे कहना जाओ जाके लड़ो मरो, आज़ादी या मौत, और अपने बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी रखने से जो है वो कासिर हैं। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है, और ये डबल स्टैंडर्ड और मुनाफिकत है कि आप दूसरे के बच्चों को लड़ाएं यहाँ पे, और आप बाकी लीडर्स के बच्चे अगर बाहर मुकीम भी हो तो आप उन पे क्रिटिसाइज करें, और आपके अपने बच्चों के पास सब पासपोर्ट ही ना हो। शेमफुल। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मजमूई जो सियासी सूरत हाल है पे हमने बहुत सारे सवालात उनके सामने उठाए हैं। आप कुछ तज्जिया भी लेंगे, और अब मौजूदा सियासी और अदालती सूरत हाल पर हम एक तफसीली तज्जिया पेश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार और सहाफ़ी हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। नैयर, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हसन, मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन ये तारिक जहांगीरी साहब वाला मामला आ गया और मुझे लगता है कि वो खैरियत से नहीं, और अब कुछ आपको भी ऐसा लग रहा है कि बाकी जो जजेस हैं उनकी डिग्रियां भी चेक होंगी। देखिए, डिग्रीज बाकियों का इशू नहीं है। बाकियों का इशू है उनका जो कंडक्ट है, जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी वो खिलाफ वर्जी अगर की है किसी ने तो उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो जजेस हैं, जब 5 जजेस की अगर बात करना चाह रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उन 5 में से तो एक तो जनाब होगी ना छुट्टी आज, तो बाकी रह गए 4। ये 4 जजेस, ये 5 जजेस ने बनाई हुई थी यूनियन। ये जजेस जो है वो यूनियन उनकी नहीं होती। दुनिया में किसी मुल्क में भी जजेस जो है वो यूनियन में इकट्ठे जो है वो काम नहीं कर रहे होते, वो इनफरादी तौर पर आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। ठीक है। जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का केस था, ये बड़ा इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ था उन बाकी जजेस के मुकाबले में। वजह यह है कि उनकी जो बेसिकली LLB पार्ट 1 का जब वो एग्जाम दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने यानी वो चीटिंग कर रहे थे। जब चीटिंग की तो उसके ऊपर उनको जो है वो रोका गया, और फिर उन्होंने बदतमीजी की अपने एग्जामिनर के साथ। ठीक है। फिर उनका जो है वो अनफेयर मींस कमेटी में जब गए, और वहां पर जनाब उनकी मिसबिहेवियर जो था उसके ऊपर जनाब उनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है। जब 3 साल के लिए बैन किया गया तो फिर वो यानी एक फेक जो उनके सिग्नेचर के साथ एक प्रिंसिपल के, जो कि इस्लामिया कॉलेज जिसका नाम बताया जाता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के फेक सिग्नेचर्स के साथ फॉर्म उन्होंने फिल करके जामिया कराची में भिजवाया, पार्ट 2 का भी और पार्ट 3 का भी। ठीक हो गया। हसन मुझे ये बताइएगा कि जो एक सवाल उठ रहा है बहुत ज्यादा, और जिसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, हम इकट्ठे सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते रहे हैं, कि अब फैसलों का क्या होगा। ये तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो एक ऐसा जज जिसकी डिग्री जाली है उसने किए हुए हैं, तो उन फैसलों की सेहत का क्या होगा? देखिए, अरशद मलिक साहब को भी जब उन्होंने मिसकंडक्ट के ऊपर निकाला था तो वो फैसला जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक था, जिस पर उन्होंने बोला भी था कि दबाव था, फलां था, उसके बावजूद वो फैसला बरकरार रहा है। तो ये ऐसे फैसले, ऐसी जो नजीरें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अब ये फैसले जो उन्होंने कर चुके हैं वो बरकरार रहेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो जज साहब है, इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। अच्छा। और ये क्रिमिनल केस कभी भी टाइम बार्ड नहीं होता। जब वो क्रिमिनल केस जो है वो उनके ऊपर बनेगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को चीट किया है। इन्होंने ना सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम को चीट किया है, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर जो जुडिशियल सिस्टम है उसको भी चीट किया है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्योंकि इनको तो निकाल दिया गया है। तो इसमें एक आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर शाह साहब थे, उनका एक फैसला मौजूद है, और उसकी रोशनी में देखा जाए तो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और जो रिटायरमेंट की जो पेंशन होती है वो तमाम की तमाम मरात इनको मिलेंगी। जो कि इटसेल्फ एक सवाल है कि क्या एक शख्स जिसकी डिग्री जाली थी और वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर जज बन गया, तो क्या उसको इस तरीके से अगर निकाला भी जाए तो उसको ये मरात मिलनी चाहिए? इस $1 मिलियन क्वेश्चन। मेरे ख्याल से अगर फेयर बात करनी चाहे तो फिर फेयरली तो उनको नहीं मिलना चाहिए। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट दे दी है कि जो वाटर कैनन है वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी, सवाल उठाया है। इसके साथ साथ अब जेल मुलाकातों का जो एक मुद्दा है वो वहीं का वहीं है। तो अंदर की खबर क्या है? अब बेटे भी मुलाकात करना चाहते हैं, बहनें भी मुलाकात करना चाहती हैं,
जो सियासी लीडर्स हैं वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, वकला भी मुलाकात करना चाहते हैं। तो मुलाकात किसी की होनी है, किसके नाम कुर्रा निकलना है? नहीं, अगर बच्चे पाकिस्तान आए तो यकीनी तौर पर उनकी मुलाकात हो जाएगी। जी। और मैंने जब किसी से पूछा कि जी उनके बेटे आना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह आ जाएं। तो मैंने पूछा कि जी आप ये तंजिया बात कर रहे हैं या हकीकत में करें, कोई इशू ठीक नहीं है। है। बच्चे आए, मुलाकात करें, उनका हक बनता है। उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो सियासत में मुदाखलत करेंगे, ये सियासी बयानात वो उसमें से देंगे, तो फिर उनको उनको जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर वो सिर्फ वालिद से मिलने आएंगे, उनकी कंडीशन देखना चाहें, उनसे मुलाकात करना चाहें, तो उनको मतलब हर किस्म की फैसिलिटेशन जो है वो फराम की जाएगी, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाकी लोगों की मुलाकातें होंगी, तो वो मुलाकातें इस वक्त बंद हैं। और मुलाकातें बंद होने की वजह यही है कि जब वो यानी सियासी तौर के ऊपर एक जहरीला बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत जो है इस वक्त इस मूड में नहीं है कि उनको जहरीला बयानिया बनाने की इजाजत दी जाए। हसन साहब, ये भी बताइए कि क्या माइनस इमरान खान हो रहा है या हो चुका है? और फैज़ हमीद के बारे में भी बताइएगा कि क्या वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ या नहीं? देखिए, वादा माफ गवाह जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है। जी। और इमरान खान साहब का जो मामला है, ये 9 मई के अंदर जारी बात है कि तरीके इंसाफ ने ही 9 मई किया है। और उसके अंदर जो फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बड़ी विजिबल है, और उसके एविडेंस जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके पास मौजूद हैं। वो एविडेंस की मौजूदगी के अंदर वो ऐसा एविडेंस है जिसको जो नाकाबिले तरदीद है। ठीक है। और उसको यानी इररिफ्यूटेबल एविडेंस की मौजूदगी के अंदर ना इमरान अहमद न्याजी साहब जो है उसको डिनाई कर सकते हैं, ना फैज हमीद साहब। लेकिन बहरहाल जी, इससे मुतल्लिक मैं आपको यही कहूंगा कि जो कुछ लोग ये सियासी मंजर बनाने को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इसमें तो हुकूमत जो है वो कंक्लूड कर रही है कि इमरान खान इसमें मुलव्वस है, जबकि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ये नहीं कहती। जी। तो वाकई वो नहीं कहती, लेकिन जो लोग कान रखते हैं, आंखें रखते हैं, दिमाग रखते हैं, उनके लिए ये चीज बड़ी विजिबल है। यानी दिन की तरह दिन में सूरज निकला हो तो इंसान को नजर आ रहा होता है। इसी तरीके से ये चीज भी नजर आ रही है कि फैज हमीद के साथ इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के अंदर हैं, और इनको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। ये म्यूटनी है, ये बड़ा संगीन किस्म का मामला है। और आपको बताऊं कि इसमें मैक्सिमम पेनल्टी जो होती है वो डेथ पेनल्टी है, और ये तारीख में है। ये खाली पाकिस्तान की का कानून की बात नहीं कर रहा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जहां जहां म्यूटनी हुई है और जो लोग नाकाम हुए हैं, तो उनका क्या अंजाम हुआ है? उनके सर कलम कर दिए गए हैं। ठीक है। तो यही जो है इस मामले के अंदर भी जो है ना संगीन पेनल्टी है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म की जो एक लीनियंट व्यू रखा हुआ होता है, तो इसमें यकीनी तौर के ऊपर इनको भी कॉन्सिक्वेंस, सीरियस कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। लीनियंट अब जो हैं वो मामलात नहीं होंगे और सीरियस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे उन लोगों को जिन्होंने 9 मई के मामलात में हिस्सा लिया है। ये हसन अयूब कह रहे थे जनाब। बहुत शुक्रिया हसन अयूब आपका। और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस मॉनिटरिंग रिपोर्ट की कि जिसमें सलामती कौंसिल ने अफ़गान तालिबान रजीम के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि खित्ते के ममालिक अब अफ़गानिस्तान को बढ़ते हुए इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मंबा और मरकज़ समझने लगे हैं। रिपोर्ट में सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयां कर रही है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस रिपोर्ट को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया है। सलामती कौंसिल की रिपोर्ट क्या अब तालिबान रजीम के खिलाफ एक बहुत चार्जशीट है, और इसके आने वाले दिनों में खित्ते और आलमी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में अफ़गान तालिबान रजीम के अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देने के दावे को मुस्तरद करना अब क्या बता रहा है? कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि तालिबान रजीम दोहा मुआहदे की पासदारी में नाकाम हो चुकी है? जी बिल्कुल सरीहन नाकाम है। ये मैं उसके लिए सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की तस्दीक की जरूरत नहीं है, ये तो सबको नजर आ रहा है। और खुद तालिबान इस बात का इत्तेफाक मतलब मान चुके हैं कि इवन ISK भी जो उन पे हमले करती है उनके साथ भी है, और बाकी भी सारी तंजीमें वहाँ पे जड़ पकड़ रही हैं। और हम तो यही कहते रहे हैं बड़ी देर से पाकिस्तान में कि भाई ये आज पाकिस्तान के लिए खतरा है, पाकिस्तान में खून बह रहा है, कल को बाकी हमसाए जो हैं, और बल्कि हमसाए क्या पूरा खित्ता बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस खतरे से निपटने के लिए इकट्ठे हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल होगा सबके लिए। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट ठीक आई है और इसमें हमें कोई शक नहीं है।
साहब, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुतअद्दिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश, खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। वो बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। तो क्या अफगानिस्तान की सरजमीन अब एक ग्लोबल थ्रेट बन चुकी है? और जैसा कि आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि ये इशू महज पाकिस्तान तक अब महदूद नहीं रहा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ। बहुत ही तशवीश की बात है, क्योंकि अब तो तक तो सबको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 4 साल से, जिस तरह खून बहाया जा रहा है, ये सिर्फ वक्त की बात है कि ये बाकी सारे हमसायों तक, पूरे खित्ते तक, पूरी दुनिया तक पहुंचना ही पहुंचना है ये खतरा, अगर ये तालिबान को ना समझाया गया। बदकिस्मती ये है कि वो समझ नहीं रहे इस बात को। अभी जो उन्होंने फतवा दिया था, जो शायद बातचीत के नतीजे में ये हल निकाला गया था कि चले अगर हुकूमत नहीं करना चाहती तो उलमा कर लें, लेकिन उसमें भी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो अफगान हैं वो कहीं वो नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि टीटीपी या आईएमयू या ईटीआईएम या दाइश या आईएसके, इनमें से कोई भी जब जहां मर्जी चाहे अटैक कर ले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं है? आपका लेना देना है, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से ये अच्छा हुआ कि तेहरान में मीटिंग हुई है, वहाँ सारे आए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान भी कोई एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होस्ट करे, क्योंकि ये बड़ा सीरियस संजीदा मामला है। हम बायलैटरली बेशक बात करते रहे दो तरफा बुनियादों पर, लेकिन एक बड़ा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च करने की जरूरत है। सारे मिलकर उनको ये पैगाम पहुंचाएं। और साथ ही साथ, जिस तरह मैंने पहले शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा हो, कि जब तक हम इनको पाकिस्तान की तरफ से जितनी नवाज़शात दस्तयाब थी वो मैदान में नहीं लाएंगे, वो मेज पर नहीं लाएंगे, हम इनको सही तरह मजबूर नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि अब वो आ गई हुई हैं, अब हमने बॉर्डर कुछ अर्से से बंद है, हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल, हमारे अस्पतालों का, हमारी यूनिवर्सिटीज का, इन सब की जब इनको पिंच पहुंचेगी तब इनको समझ आएगी। इन्होंने कोशिश की, मुल्ला बरादर ने कहा कि जी हम चाबहार इस्तेमाल करेंगे, भाई कर लें, दुगना फासला, मुश्किलात उनको वहां पे, तो वो नहीं कर पाए। और नॉर्थ में भी नहीं कर सकते, शुमाल में, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तो खुद लैंड लॉक्ड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी अब पूरा इसके ऊपर मेज पर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता कि हमारी बंदरगाहों का बेदरेग इस्तेमाल भी करें और साथ ही साथ हमारे यहाँ खून भी बहाते चले जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अभी माजी करीब की अगर बात करें तो DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको स्टेट एक्टर्स की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। फिर उनकी क्रेडिबिलिटी का भी बड़ा मसला है कि वहाँ बात किससे करें, किसी पर एतबार नहीं कर सकते। एतमाद का फुकदान है, तो यही मसला सालिस ममालिक को भी पेश आ रहा है। तो आपको इसका वे फॉरवर्ड क्या नज़र आता है? तालिबान रजीम की अपने अंदर ही इख्तलाफात मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत में बात करें तो किससे करें, मामलात को कैसे आगे बढ़ाएं? देखिए, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि चारों महाजों पर हमें काम करना होगा। आप बुनियादी जो बायलैटरली दो तरफा आप बंद ना करें। अब भारत की वाला सिलसिला ना करें कि उसने पाकिस्तान से कोई 9-10 साल से बंद कर रखा है, वो नहीं करेंगे। राब्ता रखें, अपने उलमा भेजें, अपने लोग भेजें, उनके लोगों को बुलाएं, वो करते रहें। साथ ही साथ आप डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करें ताकि सारे हमसाए ममालिक और बड़ी ताकतें, अमेरिका जिसका असला वहां पर इस्तेमाल हो रहा है, रूस, चीन और सारे हमसाया मुल्क यानी ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और पाकिस्तान, तो ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो करके पैगाम मुसलसल देते चले जाए। तीसरी चीज ये है कि बॉर्डर को मैनेज करें। ठीक है, मुश्किल बॉर्डर है, लेकिन काफी अच्छे से हम इसके ऊपर फेंसिंग भी कर रहे हैं। इसको जितना बेटर बॉर्डर को मैनेजमेंट करेंगे, मैं एक जमाने में ये कहता होता था कि नहीं यार, कुछ भी हो जाए बॉर्डर खुला रखें ताकि इक्तिसादी मामला चलते रहें। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं, ये जब खून बहता जा रहा है और हर आने वाला साल ज्यादा खूनी साबित हो रहा है पिछले साल से, तो ये अब नहीं हो सकता। तो चुनाचे बॉर्डर को भी मेरे ख्याल में मैनेज करना पड़ेगा। और चौथी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इनको खुला इस्तेमाल था पाकिस्तान की सारी सहूलतों का, खुसूसन हमारी बंदरगाहों का, और ये ट्रांजिट ट्रेड क्या करते थे, वो स्मगलिंग होती थी, सारी पाकिस्तान के अंदर डंप कर देते थे, सामान उधर जाके वापस आ जाता था, मुल्क में बाड़ा बने हुए थे सारे। तो ये सिलसिला बंद होगा। फिर आप ये देखें कि 4 नुकाती जो है
अगर हम इस एजेंडा से आगे चलें तो फिर इनके कुछ होश ठिकाने आएंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये भारत को जो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी नहीं चलेगा। ये खुद बहुत पाकिस्तान के पास आएंगे और कहेंगे कि नहीं जनाब, हमारे साथ आप मिलकर रहिए, हम रहना भी चाहते हैं मिलकर। बहरहाल हमारे हमसाये हैं और बहुत अरसे से इनके साथ हमारे बहुत मामलात हैं। तो ये मेरा ख्याल है जी। ठीक है, लेकिन इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें एजाज साहब, तो तालिबान रजीम की दीगर फ्रंट्स पर नाकामियों का भी इसमें जिक्र है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के मामलात आपके सामने हैं। इनके जो मुल्क के मौशी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो रिपोर्ट का तालिबान रजीम पर कोई असर होगा और आगे पाकिस्तान को किसी तरह से कोई इंगेजमेंट आपको दिखाई दे रही है, या फिर ये चैप्टर अब इंगेजमेंट वाला हम क्लोज ही समझें? ये क्लोज ही समझे जी। मैं नहीं समझता कि ये अपनी इस रवैश से बदलेंगे। जब पहले इनकी हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि पूरी दुनिया ने इनको समझाया कि भाई ये बंद कर दो, ये बामियान बुद्धा को आप डिस्ट्रॉय मत करें, लेकिन इन्होंने किया। और ये रविश इनकी अभी भी उसी तरीके से, ये बाज नहीं आएंगे। मैं कम से कम नहीं इनसे तवक्को रखता। इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि ये बात कहना दुरुस्त है कि ये अभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह बात बिहेव कर रहे हैं। ये स्टेट एक्टर्स बने ही नहीं है, इनको आया ही नहीं कि भाई हुकूमतें कैसे होती हैं और ये कुछ मामलात ऐसे होते हैं, औरतों के कुछ हकूक हैं, बाकी लोगों के कुछ हकूक हैं, लेकिन ये लोग उसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे तो कम से कम ज्यादा उम्मीद इनसे है नहीं। और ऊपर से नखरा ये, यानी गुरूर ये कि हमने तो जनाब बरतानिया को हराया, हमने रूस को हराया, हमने अमेरिका को हराया, ये भी तारीख मस्क करने के मुतरादिफ है। और अगर पाकिस्तान की मदद ना होती और अमेरिका ना गया होता तो ये आज भी पहाड़ों में लड़ रहे होते। तो कुछ गलत फहमियां हैं। अब ये बॉर्डर बंद होगा और ये सिलसिले बंद होंगे तो कुछ थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी इनको। मैं नहीं समझता कि बाकी इन मामलात में वो खुद सुधरेंगे। ये जब इनको कोई दबाव पड़ेगा तभी सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अफ़गान तालिबान रजीम के सुधरने के मामलात पर कोई पुरुमीद दिखाई नहीं देते, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब उनको जो है वो नज़र यही आता है कि जो इंगेजमेंट वाला चैप्टर है वो क्लोज़ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। यहाँ वक्त प्रोग्राम का अब ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।